Hello, myself Mustafa. I'll be teaching physics, and in this video, we are going to discuss a topic from electrostatics, and the name of the topic is principle of superposition. Now, why we need this principle और इसका यूज क्या है? Why at first place we need this principle? So हमने देखा जब दो चार्ज रेस्ट पे होते हैं, तो कूलम लॉ एप्लीकेबल होता है और कूलम लॉ के हिसाब से चार्जेस के ऊपर फोर्स एक्ट होता है और उतने मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्ट होता है और चार्जेस मोशन में आते हैं. ठीक है, वो चार्जेस मोशन में आते हैं. बट अभी ये तो हो गई दो चार्जेस की बात. अगर तीन चार्जेस है, चार चार्जेस है, पांच है या मल्टीपल ऐसे चार्जेस है हमारे पास एक रीजन में और वो एक दूसरे के साथ जब उनकी फील्ड इंटरेक्ट करेगी, सो एक पर्टिकुलर चार्ज पे बाकी सारे चार्जेस का जो फोर्स होगा वो एक पर्टिकुलर चार्ज पे कितना होगा टोटल. एक चार्ज को अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ, सब्जेक्ट मान लेता हूँ, तो बाकी सारे जो चार्जेस है वो इस चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट करेंगे, इंडिविजुअली जो फोर्स एक्ट करेंगे, तो टोटल कितना फोर्स होगा. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलते हैं? सिंपली इट स्टेट्स दैट whenever there are multiple charges interacting in a region, then the resultant force acting on any one charge at a given time would be the vector sum of the force exerted by individual charges on that given charge. इसका मतलब क्या हो? चार्ज नंबर 1 है, 2 है, 3 है. सो हम चार्ज 1 पे 2 का फोर्स कैलकुलेट करेंगे, चार्ज 1 पे 3 का फोर्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वेक्टर होगा F12. ये जो होगा फोर्स F12 होगा और ये F13 होगा. इन दोनों के वेक्टर का एडिशन जब लेंगे ना, वेक्टर सम लेंगे, तो हमको पूरा एग्जैक्ट फोर्स क्या पता चलेगा? 1 पे पता चलेगा. वैसे ही 2 के लिए क्या करेंगे? 1 और 3 का फोर्स लेके वेक्टर सम करेंगे. 3 के लिए क्या करेंगे? 1 और 2 का फोर्स लेके वेक्टर सम करेंगे. तो अभी ये हम लोग देखते हैं मैं क्या बोल क्या रहा हूँ. सो मान लेते हैं पांच कुछ चार्जेस है मेरे पास. Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है. सारे ना एक ही लाइक चार्जेस है. तो देखो Q1 और Q2, तो Q1 के ऊपर Q2 के वजह से कितना फोर्स एक्ट करेगा? कितना फोर्स एक्ट करेगा? किस पे एक्ट कर रहा है? F1 पे एक्ट कर रहा है. किसके वजह से? 2 के वजह से. तो ये बाहर हो जाएगा. ठीक है. Q4 कितना एक्ट करेगा? किस पे एक्ट कर रहा है? 1 पे. किसकी वजह से? 4 से. F1 ये F14 बार हो गया. ये यहाँ पे आएगा अगर किस पे एक्ट कर रहा है? 1 पे. किसके वजह से? 3 की वजह से. ये F13 बार हो गया. और ये जो लास्ट है ये Q1 में अभी यहाँ लिख लेता हूँ. देखो ये Q1 चार्ज है. ठीक है. अब ये जो फोर्स है यहाँ जाएगा. किस पे एक्ट कर रहा है? 1 पे. किसके वजह से? 5 की वजह से. सो मेरे पास कितने फोर्सेस आ गए? F12 बार, F13 बार, F14 बार, F15 बार. ये सब का ना हम लोगों को वेक्टर सम लेना है. तो मेरे को फोर्स क्या मिलेगा? 1 पे मिलेगा. किस पे मिलेगा? फोर्स 1 पे. तो अभी मैं ना, मेरे को बताओ F12 बार होगा कितना? F12 बार किस पे एक्ट कर रहा है? Q1 पे. किसके वजह से? 2 के वजह से. तो F12 बार क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर. और मल्टीप्लाई किससे होगा? R12 के कैप से. जैसे वेक्टर लॉ हमने देखा, कूलम का वेक्टर फॉर्म पढ़ा हमने, वैसे ही F13 बार कितना होगा? F13 बार कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप. ठीक है. सो आप ये पर्टिकुलर चीज हम कूलम लॉ का वीडियो भी देख सकते हो जो वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन किया है. कूलम लॉ का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें ये वेक्टर फॉर्म कूलम लॉ का एक्सप्लेन किया है. सो उस हिसाब से हम लोग ये सारे फोर्सेस लेके आ रहे हैं. अच्छा, मैंने एक चीज क्या कर दिया, यहाँ पे Q3 आएगा, यहाँ पे Q4 आएगा. ठीक है. यहाँ पे Q5 आएगा. R15 स्क्वायर R51 कैप. ठीक है. ये सारे आ गए. अब मुझे तो क्या चाहिए? रिजल्टेंट फोर्स F1 पे चाहिए. तो क्या होगी? एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इट विल बी वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्जेस. तो 2 के वजह से क्या है? F12 बार, F13 बार,
F14 बार F15 बार। अब अगर मैं ये देखूं सब में क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 कैप, फिर Q1 Q2 Q1 Q3 R13 स्क्वायर R31 कैप, Q1 Q4 R14 स्क्वायर R41 कैप, फिर Q1 Q5 R15 स्क्वायर R51 कैप। सो ये जो आएगा ना हमारा रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ये पूरा जो है रिजल्टेंट फोर्स हमें मिलेगा, ठीक है। सो ये है नेट फोर्स जो हम लोगों को मिलने वाला है। तो हम लोग इसको समेशन लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब नॉर्मली हम वेक्टर सम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वेक्टर सम कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। हम लोग दो वेक्टर को एक टाइम पे लेके पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आ जाएगा, फिर उस रिजल्टेंट को इसके साथ रिजल्टेंट लूंगा, फिर उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या इसके साथ रिजल्टेंट होगा, और मुझे फाइनल एक रिजल्टेंट मिलेगा। तो आप इस लेवल पे आप लोगों को 3 से 4 चार्जेस के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो हम लोग आगे अभी देखते हैं कि वो किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं और उनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आ गया हो, जहाँ पे लॉ ये स्टेट कर रहा है कि if there are multiple charges interacting in a given region, then the amount of force, the total net force acting on one particular charge would be the vector sum of individual forces exerted by the other charges। ठीक है, इंडिविजुअल फोर्स लेंगे, हर चार्ज का इंडिविजुअल फोर्स है इस पर्टिकुलर चार्ज पे, वो लेंगे और उन सबका वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आ गया हो, और इसको लिख लेना एक बार, और इसके ऊपर अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इनको कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सो जैसे हमने अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा, अभी हम लोग ऐसे अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसको डील करने के लिए एक लॉ है, क्योंकि हम लोग वेक्टर से डील कर रहे हैं। सी हर हम लोगों के पास मे बी अगर 3 चार्जेस है तो 2 वेक्टर हो गए, 4 चार्जेस है तो 3 वेक्टर हो गए, ऐसे नंबर ऑफ वेक्टर्स रहेंगे जो एक पर्टिकुलर चार्ज पे जो अलग अलग फोर्सेस रहेंगे। सो वो सारे फोर्सेस क्या है, वेक्टर है, तो हमको वेक्टर से डील करना है। सो हम लोग एक लॉ देखते हैं, दैट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या बोलता है, इफ देयर इज वन चार्ज P and there is another charge Q, there is one charge P and then there is another charge Q, या तो ऐसा बना लो या तो Q ऐसा बना लो, दिस इज वन एंड द सेम, ये ऑब्ट्यूज एंगल था, ये अक्यूट एंगल है, ठीक है। ये Q है अपनी, ये P बार है, ये Q बार है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट। अब इस पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाने का रीजन नंबर 1 इज बोथ द चार्जेस शुड स्टार्ट फ्रॉम अ सेम पॉइंट, बोथ दिस चार्जेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट सी, तो इनका रिजल्टेंट मैं पैरेललोग्राम लॉ लगा के अचीव कर सकता हूँ। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में से जाएगा, और वो क्या होगा, मैं ना इसको पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूंगा और इसको पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूंगा, ठीक है। जहाँ मीट होगा ना, ये जहाँ मीट होगा वहाँ मेरा रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो थीटा रहेगा, P और Q के बीच में थीटा इज एंगल बिटवीन P बार एंड Q बार। अपना रिजल्टेंट को R बार ले लो, क्या ले लो, R बार। तो वेक्टर सम के हिसाब से R बार क्या है, P बार प्लस Q बार, इनका वेक्टर सम करना है, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको तो फाइंड करना है। वेक्टर सम तो ये हो गया, लेकिन क्या करें भाई, P बार और Q बार 2 वेक्टर है, इनको भी ऐड करना है, कैसे करेंगे। सो हमको है ना इनके बीच का अगर एंगल पता है, सो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड जो रहेगा ना आर बार का जो मैग्नीट्यूड रहेगा एज पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वुड बी इक्वल टू P बार का जो मैग्नीट्यूड है, Q बार का जो मैग्नीट्यूड है, प्लस 2P इंटू Q कॉस ऑफ द थीटा, ठीक है। और अब मेरे को पता करना है ये एंगल कितना अल्फा, ये एंगल अल्फा क्या है, रिजल्टेंट का एंगल है विद दी हॉरिजॉन्टल ऑलवेज। सो ये जो अल्फा रहेगा ना वुड बी tan अल्फा विच इज
इक्वल टू क्यू साइन थीटा प्लस अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, इसका मॉड ले लेंगे तो ये एंगल मेरे को क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अल्फा। सो ये है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जो बेसिकली कि किस चीज़ में आपको हेल्प करेगा। अगर आपने ये समझ लिया ये लॉ, जो डेफिनेटली वेक्टर्स में वेक्टर्स एनालिसिस में काम आता है, वेक्टर को एनालाइज करने में काम आता है। जब दो वेक्टर है और उनका एडिशन करना है तो ये लॉ हम यूज़ करते हैं। सो अभी हम लोग वैसे ही कुछ सिचुएशन से डील करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। सो ये लॉ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सो एक चार्ज P है, एक चार्ज Q है, एक वेक्टर P है, एक वेक्टर Q बार है, दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसीलिए उनका रिजल्टेंट भी उसी पॉइंट से जाएगा। और कैसे, मैथमेटिकली हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, आर बार विल बी इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार। पी बार और क्यू बार के बीच का एंगल थीटा है तो मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, अंडरस्कोर पी स्क्वायर, वेयर पी इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार उसका स्क्वायर प्लस क्यू बार प्लस 2pq कॉस थीटा। और उनके बीच में एंगल रहेगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। सो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर जो लॉ है समझ में आ गया हो, सो दैट इट वुड हेल्प अस इन सॉल्विंग दी न्यूमेरिकल्स। So let's try to solve this numerical that is on the board. The question is 3 charges of 2 microcoulomb, 3 microcoulomb, 4 microcoulomb are placed at point A, B and C respectively as shown in figure. So A, B, C पे हमारे 3 चार्जेस ऐसे रख दिए गए कि वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें A, B का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, B, C 3 सेंटीमीटर है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो A, C कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द फोर्स ऑन ए ड्यू टू अदर चार्जेस, मतलब ए पे जो इन दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स है वो हमें फाइंड करना है। तो ए पे जो फोर्स बी की वजह से होगा वो क्या होगा, एफ ए बी, और ए पे जो फोर्स सी की वजह से क्या होगा, एफ ए सी। ठीक है, और इनका हम लोग को वेक्टर सम या उनका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग उसमें क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या डेटा हमारे पास, क्यू ए क्या है 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी क्या है 3 माइक्रोकूलम, क्यू सी क्या है 4 माइक्रोकूलम। और अगर हम लोग देखेंगे तो ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब हम लोग एक एक करके पहले फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन फोर्स का, एफ ए बी जो आएगा हमारा, हमें फाइंड क्या करना है, एफ ए बार का मैग्नीट्यूड, हमें खाली फोर्स चाहिए तो हम लोग को मैग्नीट्यूड लगेगा। ठीक है, तो एफ ए बी क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ए क्यू बी अपॉन ए बी स्क्वायर, 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁻⁶, क्यू बी क्या है 3 × 10⁻⁻⁶, और ए बी का स्क्वायर कितना है 4 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, 9 × 2 × 3 अपॉन 16। ये मैंने कैसे किया, 9 2 3 और ये 4 का स्क्वायर 16 है। अब मैं 10 का पावर निकालता हूँ साइड में। ठीक है, 10 पे ऊपर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -6 है दूसरे में, यहाँ पे -6 फिर से, और यहाँ पे देखो नीचे -4 आएगा क्योंकि -2 का स्क्वायर -4 होगा, -2 × 2 मतलब -4 ही होगा। ऐसा हम लोग को नहीं सोचना है कि माइनस का पावर स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, 10 के पावर को खाली मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, 10 का पावर सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, तो -2 × 2 क्या होगा, -4 होगा। तो नीचे -4, ऊपर आके क्या हो जाएगा +4। ठीक है, ये 2 से ये 8 ला, तो ये 27/8 आ गया, इंटू 10, ये देखो -12 है और ये +13 है तो बचा 1। सो 27 को 8 से डिवाइड यहाँ पे करके देखता हूँ, सो ये 3 सा तो क्या पता चला 3.375 आया, 3.375 आया, इंटू 10 है तो ये क्या होगा 33.75 न्यूटन आ गया। तो एफ ए बी हमारे पास 33.75 न्यूटन आ गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरा फोर्स एफ ए सी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एफ ए सी।
ठीक है। अब एफ ए सी निकालेंगे सेम सिमिलर फैशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ए क्यू सी अपॉन ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू ए 2 इंटू 10⁻⁻6, 4 इंटू 10⁻⁻6 और ए सी क्या है 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये अभी इसको अगेन सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 4, ये 25 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 10 का पावर देखो सेम, यहाँ 9 आएगा, यहाँ -6 आएगा, फिर -6, फिर ये -4 ऊपर जाके +4, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 72/25 इंटू 10। अब 72/25 को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पे 0.8 ज़ा 200, 28 ज़ा 200, 0 ये क्या आ रहा है 2.88 आ रहा है इंटू 10, सो ये क्या आएगा 28.8 न्यूटन। सो हमारे पास दोनों फोर्स आ चुकी है, एफ ए बी भी आ चुकी है, एफ ए सी भी आ चुकी है। अब बस हम लोगों को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा के सॉल्व करना है। बट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाने से पहले सी अब यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट हमारा ए है मान लो, तो ए सी कैसा जा रहा है ऐसा, ए बी कैसा जा रहा है ऐसा, ये एफ ए बी है, ये एफ ए सी है, तो ये एंगल चाहिए मेरे को, ये टीटा है ना, तो ये भी क्या होगा टीटा। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूँ, इसको यहाँ पे, क्योंकि फोर्स देखो सी के साथ ए की फोर्स, सी की वजह से जो ए पे फोर्स होगी वो ए को यहाँ लेके जाएगी इस लाइन में, ठीक है, क्योंकि फोर्स हमेशा लाइन पे एक्ट करती है, मतलब जो लाइन ज्वाइन करता है दो चार्जेस को उसी पे एक्ट करती है, और ए बी की फोर्स यहाँ जाएगी, तो ये वाली फोर्स है। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, मतलब ये टीटा निकालना है, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा में यूज कर लेता हूँ, मैं कोई भी वो लगा सकता हूँ, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा जो भी चाहिए। साइन थीटा क्या होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट क्या है बी सी है, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी है, बी सी की वैल्यू क्या है 3, ए सी की वैल्यू 5, सेंटीमीटर तो चला जाएगा। सो थीटा की वैल्यू जब ये सॉल्व करोगे तो आपको 36.87 डिग्रीज आएगा, क्या आएगा 36.87 डिग्रीज आएगा। अभी तो ये हो गया, थीटा भी आ गया। सो मैं यहाँ पे एफ ए बी की वैल्यू लिख के रख लेता हूँ 33.75 और एफ ए सी की वैल्यू जो थी 28.8, ठीक है। अब जो एफ ए होगा विल बी इक्वल टू, एज पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, एफ ए बी का स्क्वायर एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी कॉस थीटा, ठीक है। सो अभी ये क्या आएगा 33.75 का स्क्वायर 28.8 का स्क्वायर 2 इंटू 33.75 इंटू 28.8 इंटू 0.8, ये कैलकुलेशन करना है हमको, ठीक है। तो अभी ये कैलकुलेशन एक एक करके हम लोग देखते हैं। $33.75 यहाँ कैलकुलेट करते, तो मैं एंटी लॉग लूंगा। सो आई हैव दिस शीट विथ मी जो लॉग कैलकुलेशन में मेरे को हेल्प करेगा, ठीक है। सो 33.75 के लिए मैं क्या करूँगा 1.33 को 75 में देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है पावर मल्टीप्लाई होगा 2 से, जीरो 5 को 64 में एन के लॉग देखूंगा। तो ये मेरा कैलकुलेट होके आ गया 113 में, तो मतलब इसका वैल्यू आएगा 113 में, ठीक है। अब दूसरा क्या है 28.8 का स्क्वायर जो कि एंटी लॉग 1.28 को 8 में देखूंगा लॉग,
4594, इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि स्क्वायर है उसका, 2 4 8, 9 1 को 88 में एंटी लॉग चेक करता हूँ। इसकी वैल्यू 8294, पहले तो पॉइंट यहाँ रहेगा लेकिन यहाँ पे 10 का पावर 2 आएगा, इसीलिए 829.4, तो मेरे पास इसका वैल्यू भी आ गया 829.4। अब खाली ये कैलकुलेशन बच जाता है। सो अगेन मैं यहाँ पे ये कैलकुलेशन करता हूँ। कैलकुलेशन है 2 का इंटू 33.75 का इंटू 28.8 का इंटू 0.8 का। ये कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे अच्छे से। 2 के लिए 0.3010 होता है, 33.75 अगेन 33 को 75 में देखेंगे 1.52 82, फिर 28 को 8 में देखेंगे 4594, फिर 1 बार आएगा क्योंकि ये 0.8 है, तो 80 को देखेंगे 6 7 19 को 17 में देखता हूँ एंटीरो में 1555 इंटू 10⁻³ से 1555 आ गया। सो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1555। ये कैलकुलेशन है तो हम लोगों को कैलकुलेशन उसी तरीके से करना है। फिर इन तीनों का एडिशन में देख लेते हैं यहाँ पे 1139 प्लस 1555 प्लस 829.4, ठीक है। तो क्या आया 3523.4। अब मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए अगेन यहाँ पे एंटी लॉग ले लेता हूँ, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर था तो 2 से मल्टीप्लाई करे थे, अभी स्क्वायर रूट है तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है 2 से डिवाइड करेंगे। तो अभी 35 को 2 3 में देखते हैं। सो एंटी लॉग 1 2 3 4, तो 3.35 को 2 3 में चेक करते हैं। फाइव 4 6 9, इसको करेंगे डिवाइड 2 से, तो जब डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 पावर गया 7 7 3 4। अब 7 7 3 4 का एंटी लॉग देखेंगे, फाइव 9 3 4, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 10 का पावर 1 आएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को 59.34 मिला, जो कि ये पूरा कैलकुलेशन एफ ए का है। तो एफ ए कितना आया, इसीलिए देयरफॉर एफ ए जो मैग्नीट्यूड है, ये जो मैग्नीट्यूड मिला है हमें वो कितना आया 59.34 न्यूटन, ये पूरा कैलकुलेशन। सो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया। स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे एक एक करके एक एक पार्ट का कैलकुलेशन हुआ, और एक एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो में समझो कि किसके बाद क्या कैलकुलेशन है, और स्टेप वाइज आप बुक में नोट डाउन कर लो। सो आई एम श्योर ये न्यूमेरिकल इतना कॉन्सेप्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको जो सॉल्व करना है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है, वो आप लोगों को लॉग टेबल से अच्छे से करने पड़ेंगे। एंड आई होप, और ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर करके आपको लॉग यूज़ करने की जो हैबिट है वो अच्छी हो जाएगी।
सो आई होप आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल अच्छे से नोट डाउन किया होगा. So as you guys can see, two numericals on the board. Try to solve these two questions. Let me read them one by one. The first question is 3 equal charges of 10 into 10 raised to minus 8. Okay, that is 10 raised to minus 8 coulomb respectively. ठीक है, so तीनों charges 10 into 10 raised to minus 8 coulomb के. Each located at the corner of a right angle triangle. ठीक है, हर चार्ज एक राइट एंगल ट्राइंगल के कॉर्नर पे रखा हुआ है. हुज साइड्स आर 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. मतलब जो राइट एंगल ट्राइंगल है, डेफिनेटली राइट एंगल ट्राइंगल सबसे बड़ा साइड हाइपोटेन्यूज, तो वो 25 होगा. ठीक है, एक साइड 15, एक साइड 20. फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्जेस लोकेटेड एट 90 डिग्री. सो आप जिस भी चार्ज को, तीनों चार्ज तो ऐसे इक्वल है, तो जो भी चार्ज आपका, मान लो ए बी सी बनाते हो आप ट्राइंगल, ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है, तो बी पे जो चार्ज होगा उस पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज 3 आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी whose base BC and height BA are respectively 4 cm and 3 cm. The forces on the charge at B due to the charges at A and C are respectively F1 bar and F2 bar. What is the angle between the resultant force and F2 bar? मतलब F1 और F2 बार का जो रिजल्टेंट आएगा ना, उसका F2 बार के साथ क्या एंगल बन रहा है वो आपको फाइंड करना है. ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. द सेकेंड वन इज़ बिट ट्रिकी, बट आई होप आप लोग इसको ईजिली सॉल्व कर लोगे.